हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास नंबर 217 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो हम प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसके हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन पार्ट 4 हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि सारे बेसिक्स हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो उन बेसिक्स, जो वाटर पोटेंशियल के जितने भी बेसिक्स हमने वहाँ सीखे थे, उनकी हेल्प से उनके एप्लीकेशन हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की। किस तरह से प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने टॉप मोस्ट पार्ट पर, की जो इतना लंबा डिस्टेंस है वो कैसे ट्रेवल करते हैं, वो सारा फिजियोलॉजी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब हमें अच्छे से पता है प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो हम लोग ने बेसिक हमारी लोअर क्लासेस में स्टडी की थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो बेसिकली हम बात करेंगे जाइलम की। एनसीईआरटी ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को समझाने का ट्राई किया। उन्होंने बोला कि प्लांट का कोई बहुत छोटा सा ट्विग, या छोटा सा आप कह सकते हो कि टहनी जिसे आप कहते हो, उसको कट करो, जिसके ऊपर पहले से एक वाइट फ्लावर प्रेजेंट हो। ठीक है, अब उस वाइट फ्लावर को उस टहनी के साथ में एक टेस्ट ट्यूब में कलर्ड वाटर डालो और उसके अंदर उस ट्विग को डाल दो, जैसा कि इस पिक्चर में हो रखा है। अब इस पिक्चर में क्या किया हमने, इस पिक्चर में अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग कलर का हमने वाटर डाला और उन सबके अंदर उस ट्विग जिसके ऊपर एक वाइट फ्लावर है उसके अंदर डाल दिया। कुछ टाइम बाद में हम ये रियलाइज करेंगे कि जो फ्लावर का कलर है वो फ्लावर का कलर उसी कलर का हो जाएगा जिस कलर का वो वाटर उस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि जो वाटर है वो वाटर प्लांट्स जो है उसमें किसी टिश्यू से जो है ट्रांसपोर्ट करके अपने ऊपर पार्ट्स तक पहुंचाता है, और वो है जाइलम। तो अब जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वक्त हम लोग ने ट्रांसपोर्ट की बात की थी। उसी वक्त हमने डिस्कस कर लिया था कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं कर सकता। डिफ्यूजन केवल और केवल शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट्स ही अलाउ कर पाएगा। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है सब्सटेंसेस का प्लांट के अंदर केवल डिफ्यूजन से पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमा प्रोसेस है। तो इतना धीमा प्रोसेस से जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा धीमे होगा। प्लस डिफ्यूजन से जो मॉलिक्यूल्स है केवल शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ही शो कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो देखो, एक टिपिकल प्लांट सेल में जिसका एक साइज रहता है करीब 50 माइक्रॉन्स, अगर एक 50 माइक्रॉन प्लांट सेल की बात करूं तो उस सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट जब होता है डिफ्यूजन के थ्रू जब एक टिपिकल प्लांट सेल जिसका डायमेंशन है 50 माइक्रोमीटर का, उसमें अगर कोई डिफ्यूजन के थ्रू मॉलिक्यूल का मूवमेंट करवाते हैं तो उसको करीब 2.5 सेकेंड लगते हैं। यानी एक प्लांट सेल के अक्रॉस डिफ्यूजन में कितना टाइम लगेगा? करीब 2.5 सेकेंड्स। तो इस रेट पे अगर 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, ध्यान से सुना, 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 माइक्रॉन्स, यानी 50 माइक्रोमीटर। अब अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना टाइम लगेगा? अब एनसीईआरटी ने ये सवाल पूछा है। आप मैक्सिमम वेबसाइट्स अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम वेबसाइट्स पे इसका आंसर गलत दे रखा है। उन्होंने क्या रखा है कि करीब 2 साल लगेगा इसको। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ गलत कैलकुलेशंस करके अपना आंसर निकाला है, जबकि इसका आंसर 2 ईयर्स नहीं है। आप खुद इसका सॉल्व कर सकते हो कि अगर 2.5 सेकेंड्स टाइम लगता है 50 माइक्रॉन्स में, तो 1 मीटर को कितना टाइम लगेगा? आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.88 आवर्स, यानी करीब 13.88 घंटे इसमें लगेंगे। और एनसीईआरटी ने पूछा है कि कितने साल लगेंगे, तो 13.88 आवर्स को अगर मैं ईयर्स में कन्वर्ट करूँ तो 1.6 × 10⁻³ ईयर्स, यानी इतना टाइम लग जाएगा अगर केवल डिफ्यूजन के थ्रू हम ये चीज़ करवाएं। तो डिफ्यूजन के रेट के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, यानी कि अगर 1 मीटर प्लांट की हाइट है सिर्फ, तो उसको 13.88 घंटे लग जाएंगे उस प्लांट में वाटर को 1 मीटर मूव करवाना, जो कि बहुत लंबा टाइम स्पेंड होता है। इसलिए केवल डिफ्यूजन से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम लोग लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो इन ऑर्गेनिजम्स में सब्सटेंसेस को लॉन्ग डिस्टेंसेस में अपने को मूव करवाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जो साइट ऑफ प्रोडक्शन है या साइट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो स्टोरेज साइट से बहुत ज़्यादा दूर होती है। जैसे मैं एक बात करूं कि ग्लूकोज लीव्स में बनता है, लीव्स में बनने के बाद में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होगा स्टोरेज ऑर्गन्स तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स का एब्जॉर्प्शन की बात करूं प्लांट्स में,
तो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स के अंदर होता है। अब रूट्स में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो वाटर टॉप ऑफ द प्लांट पे अगर लीव तक पहुंचाना हो तो वो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है। तो केवल डिफ्यूजन या कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आप चाहे वाटर की बात करो या मिनरल्स की बात करो या फूड की बात करो, वाटर, मिनरल्स और फूड, इन तीनों का मूवमेंट मास या फिर बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू होता है। किस किस का, वाटर और मिनरल्स। देखो वाटर और मिनरल्स हमेशा एक साथ मूव करेंगे। जो वाटर हम लोग एब्जॉर्ब करता है प्लांट सॉइल से, उसके साथ में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के थ्रू और फूड फ्लोएम के थ्रू, इन दोनों का मूवमेंट जो है वो मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम से होता है। सबसे पहले मैं इस वर्ड का मीनिंग बताता हूँ आपको मास फ्लो के हिसाब से। इसको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझें तो वो कुछ ऐसा है, एक रिवर की बात करते हैं हम लोग। उस रिवर के अंदर आपने कोई प्लास्टिक डाला या सैंड प्रेजेंट है या कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पानी के अंदर, तो जब वो नदी बहेगी तो उस नदी के बहाव के साथ में उसके अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सब भी उसके साथ में बहता हुआ जाएगा। इसको हम कहते हैं मास फ्लो, यानी पूरे सोल्यूशन के साथ में उसके सारे के सारे सोल्यूट्स एक साथ में मूव करते जा रहे हैं। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो। बल्क मतलब क्या होता है, बहुत सारा जब कोई चीज़ एक साथ मास में जाता है तो उसको हम कहते हैं बल्क। तो दिस इज मास फ्लो और बल्क फ्लो। तो जाइलम में वाटर और फ्लोएम में फूड, दोनों मास या बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। अब मास और बल्क फ्लो सिस्टम का फायदा क्या है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इससे पॉसिबल है और दूसरा ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट रहता है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस था, मास फ्लो फास्टर प्रोसेस है। डिफ्यूजन से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जा सकती है लेकिन मास फ्लो से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। तो यस, जाइलम और फ्लोएम में मास फ्लो ही होता है। अब मास फ्लो का डेफिनेशन देखिए अगर एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और एन मासे। बल्क मतलब एक साथ में सब कुछ और एन मासे मतलब द कंप्लीट मास एक यूनिट की तरफ से मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। मैं कह रहा हूं कि जाइलम में वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि वो जिस मर्जी चाहे डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस तरफ प्रेशर का डिफरेंस होगा उसी तरफ उसका मूवमेंट होगा। जैसे एक नदी बहती है तो नदी पहाड़ों से नीचे की तरफ बहती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कभी नदी इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती बिकॉज ऑफ ग्रेविटी डिफरेंस। उसी तरह से जो बल्क फ्लो होगा प्लांट्स के अंदर वो भी प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से रहेगा। ऑब्वियसली हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर उसका मूवमेंट होगा। डिफरेंसेस देखो एक बार में मास फ्लो और डिफ्यूजन में। तो देखो सबसे पहले तो मास फ्लो में तो क्या होता है कि जितने भी सब्सटेंसेस सोल्यूशन में या उस सस्पेंशन में प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी एक ही पेस पे मूव करेंगे। जब जाइलम में बल्क फ्लो होता है वाटर का तो उस जाइलम के अंदर, उस वाटर के अंदर जितने भी मिनरल्स और आयंस प्रेजेंट है वो सब एक साथ सेम पेस पे मूव करते हैं वाटर के साथ में। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन के अंदर अलग अलग जो सल्यूट्स है वो अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूवमेंट शो करते हैं। बाकी डिफरेंसेस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। मास फ्लो रैपिड है, डिफ्यूजन स्लो है। मास फ्लो में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है जबकि डिफ्यूजन में केवल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ही रहता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बल्क फ्लो होता कैसे है। प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखें कि किसी चीज़ का हमें बल्क फ्लो करवाना है तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो देखो दो ही चीज़ें हैं जो बल्क फ्लो करवा सकती है। मेन कंडीशन तो है प्रेशर का डिफरेंस, और प्रेशर का डिफरेंस दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डालो, हाइड्रोस्टैटिक इज वाटर का प्रेशर, या तो पॉजिटिव प्रेशर हो या फिर नेगेटिव प्रेशर हो। देखो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव प्रेशर इज ऑलवेज अ पुश और नेगेटिव प्रेशर इज ऑलवेज अ पुल। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सबसे बड़ा एग्जांपल देखें तो जब आप लोग गार्डन में पानी डालते हो तो वो जिस पाइप के थ्रू आप वो पानी डालते हो तो वो मूवमेंट क्यों हुआ, वो बल्क फ्लो वाटर का क्यों हुआ। अब उस वाटर के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट हो सारे के सारे उस वाटर करंट के साथ में बल्क में मूव कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर किसका? जो आपने टैप ऑन किया तो उस टैप से जो वाटर आ रहा है वो वाटर पीछे से ही प्रेशर लगाता हुआ उस वाटर को आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक पुलिंग प्रेशर की बात करें तो जब हम लोग किसी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग स्ट्रॉ से, तो वो एक तरह से नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पुल कर रहे हैं, हम लोग जो पुलिंग जो सक्शन लगा रहे हैं उस सक्शन की वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर का मूवमेंट होता है स्ट्रॉ के अंदर में, और उस जूस के अंदर जितने भी सल्यूट प्रेजेंट है वो सारे के सारे सल्यूट्स उस वाटर के साथ में उस स्ट्रॉ के थ्रू हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक
प्रेशर, तो जब भी बल्क फ्लो करना हो तो या तो पॉजिटिव प्रेशर चाहिए होगा या फिर नेगेटिव प्रेशर चाहिए होगा। अब जब हम लोग जाइलम में और फ्लोएम में इन चीज़ की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे ज़रूर हम बात करेंगे कि ये नेगेटिव प्रेशर से है या फिर पॉजिटिव प्रेशर। चलो फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड है ट्रांसफर ऑफ लोकेशन, ठीक है, यानी किसी चीज़ का आप लोकेशन चेंज करो तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ट्रांसलोकेशन किसी चीज़ का लोकेशन ट्रांसफर करना या फिर चेंज करना या फिर क्लियरली, तो बेसिक ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या हो गया कि बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है, उस जाइलम और फ्लोएम में जो सब्सटेंसेस का बल्क मूवमेंट हो रहा है उसको आप कहते हो ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। वेस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो बेसिकली दो ही है, जाइलम और फ्लोएम। अब एग्जाम में इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जाइलम में बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। वाटर के अलावा जाइलम उस वाटर में जितने भी मिनरल्स है उनका भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट करता है और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के हॉर्मोन्स का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट के हॉर्मोन्स का मूवमेंट किस टिश्यू के थ्रू होता है, तो द आंसर वुड बी जाइलम, ठीक है। फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करेगा ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की, जैसे हम कहते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। और सुक्रोज क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूट, तो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और उसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो जाइलम और फ्लोएम में किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया जाइलम। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस यहाँ पे चालू करेंगे कि किस तरह से वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट के जाइलम तक पहुँचता है। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे फोकस करो बहुत अच्छे से। देखो, आपसे अगर पूछा जाए कि पौधों को पानी देना है, प्लांट्स को पानी देना है, तो आप पानी कहाँ पे डालोगे, उनके लीव्स पे डालोगे या फिर आप पानी ज़मीन में देते हो? सीधा सा आंसर है, आपको भी पता है कि आप पानी ज़मीन में देते हो। क्यों? बिकॉज वी नो कि जो सॉइल में वाटर जाएगा वो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। जो लीव्स के ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, वो लीव्स उनको एब्जॉर्ब नहीं करती। समझ में ये चीज़? इसका तो इस मतलब कि ये पक्का है कि प्लांट्स सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। तो रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू दी प्लांट्स। और प्लस एक्चुअल में रूट्स के अंदर भी जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन कौन करता है? रूट हेयर, जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट के टिप पे। अब ये रूट की टिप है तो उस रूट की टिप पे आपको ये जो एपिडर्मल एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, ध्यान रखना, रूट हेयर इज जस्ट एन एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस। प्लांट एनाटॉमी में हम लोगों ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। प्लांट एनाटॉमी पे सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देख भी रखे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं रूट हेयर। और बेसिकली कैसे काम कर रहा है, क्यों? बिकॉज रूट हेयर की प्रेजेंस की वजह से जो रूट है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। इमेजिन करो रूट हेयर अगर प्रेजेंट नहीं होते, तो अगर रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो है, समझो यहाँ पे हम जो रूट है वो इतने सरफेस से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है, लेकिन रूट हेयर की वजह से ये जो सरफेस है वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। आई होप चीज़ क्लियर है। अब ये रूट हेयर्स की वजह से अब जो सरफेस का एरिया है वो पूरा इतना इंक्रीज हो गया। तो रूट हेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब ऑब्वियसली वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है विद मिनरल सॉल्यूट्स इज प्योरली बाय डिफ्यूजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वाटर का एब्जॉर्प्शन इज बाय डिफ्यूजन, यानी एक पैसिव मूवमेंट। हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जब भी मैं डिफ्यूजन की बात करूंगा तो वो पैसिव ही रहता है, हमेशा एक्टिव डिफ्यूजन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो वाटर हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू ही जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होकर रूट के अंदर पहुंचता है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि आगे की चीज़ें हम ध्यान से समझ सके। देखो, मैं रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ। मैं समझो ये रूट है, इस रूट को कुछ ऐसे कट करके मैं अब आपको इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन होगा तो बाहर की तरफ तो क्या प्रेजेंट हो गई, पूरी एपिडर्मिस सर्कुलर। अब मैं आपको केवल उसका एक सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये देखो, ये रूट हेयर प्रेजेंट है यहाँ पर। अब ये रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब जो वाटर है रूट हेयर के थ्रू अंदर एंटर करने के बाद में एपिडर्मल सेल्स में पहुंचा। एपिडर्मल सेल्स को फिर बाद में ये पहुंचेगा कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में आने के बाद में ये कहाँ पहुंचेगा, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद में ये आता है यहाँ पे जाइलम में। हमने पढ़ा है प्लांट एनाटॉमी में कि ये प्रेजेंट होता है हमारे जाइलम एलिमेंट्स। तो मतलब कि जो बाहर सॉइल है, यानी वाटर यहाँ सॉइल में प्रेजेंट था,
अब इस वाटर को पहले तो डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पहुँच गया, रूट हेयर के अंदर। अब मुझे इसका ट्रांसपोर्ट करना है इस रूट हेयर से लेकर इस जाइलम तक, यानी कि अगर ये रूट है इस तरह से तो वाटर एपिडर्मिस में एंटर करेगा, फिर हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव करके कहाँ पहुँचेगा, जाइलम में, और जाइलम में आने के बाद फिर ये वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमें पता है जाइलम पूरा का पूरा इस तरह से वर्टिकल जो है जो जाइलम एलिमेंट्स है इस तरह से ऊपर अरेंज्ड रहते हैं, तो वहाँ से वाटर अब वर्टिकली मूव करेगा, लेकिन पहले वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा एपिडर्मिस से लेकर जाइलम तक, और फिर एक बार जाइलम में पहुँचने के बाद में वो वर्टिकल मूवमेंट शो करेगा। तो रूट हेयर्स में आने के बाद में ये रूट हेयर्स से लेकर मतलब हमारे जाइलम तक, यानी कि डीपर इनटू द टिश्यूज, दो पाथवेज के थ्रू पहुंचेगा, एक है अपोप्लास्टिक पाथवे और एक है सिम्प्लास्ट पाथवे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग देखो कि अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट बेसिकली कहते किसे हैं। अगर ये वर्ड्स क्लियर हो गए तो ये कंसेप्ट आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो, अपोप्लास्ट का मतलब होता है स्पेस आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको कुछ आप ऐसा समझ लो कि एक सेल है, इसको आप यहाँ पे देख लो, एक सेल लिया मैंने, इस सेल में, और ये सेल की जो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ भी है वो सब कुछ है अपोप्लास्ट, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ है सिम्प्लास्ट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का सब कुछ इज अपोप्लास्ट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर जो भी प्रेजेंट है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, सिम्प्लास्ट। और हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्रेजेंट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, और उसके बाद में है सेल वॉल, और उसके अलावा सेल वॉल, दो सेल्स के बीच में सेल वॉल, और उनके बीच में अगर कोई गैप प्रेजेंट है, यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है, तो वो भी किसमें इंक्लूड होगी, अपोप्लास्ट के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे इस फिगर में देखो आप लोग, इस फिगर के अंदर यहाँ कॉर्टेक्स में ये दिख रहा है आपको इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही है, तो दिस इज पार्ट ऑफ अपोप्लास्ट। तो अपोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, सिम्प्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, आपका न्यूक्लियस, वो सब कुछ सिम्प्लास्ट के अंदर आता है। तो अपोप्लास्ट की बात करूं अगर मैं, तो अपोप्लास्ट का मतलब हो गया वाटर का मूवमेंट थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस। बिल्कुल सही बात है, सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो वाटर अगर इनके थ्रू यानी सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होते हुए जाएगा तो वो कहलाएगा अपोप्लास्ट पाथवे, और यही वाटर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आकर फिर ट्रांसपोर्ट होगा तब आप उसको कहोगे सिम्प्लास्टिक पाथवे, यानी उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, प्रोटोप्लाज्म में एंटर करना पड़ेगा। और हमें पता है प्लांट सेल के बीच में जो दो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो बेसिकली सिम्प्लास्टिक पाथवे इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक बार मैं आपको यहाँ पे वापस बता दूं क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा। एक प्लांट सेल और ये दूसरा प्लांट सेल, इन दोनों प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करने वाले ब्रिजेस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ब्रिज बन गया दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, ये लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रहता है। तो वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हुआ, फिर यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए दूसरे सेल में पहुंचा, तो इस पाथवे को आप कहोगे सिम्प्लास्ट। और अगर सेल वॉल के थ्रू या इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू है तब आप उसको क्या कहोगे, अपोप्लास्टिक पाथवे। अब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यानी आप सेल वॉल की बात कर लो या फिर आप बात कर लो इंटरसेलुलर स्पेसिस की, तो दोनों ही एक तरह से डेड पार्ट है, यानी कि लिविंग टिश्यूज में नहीं आता, इसलिए आप कह सकते हो कि अपोप्लास्टिक पाथवे इज ए नॉन लिविंग पाथवे। प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता सेल वॉल, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो नॉन लिविंग पाथवे, जबकि सिम्प्लास्ट इज द लिविंग पाथवे। चलो आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का फिगर है हमारे पास में बहुत अच्छा सा। देखो अब यहाँ से शुरुआत करें अगर हम लोग इस डायग्राम को समझने में, तो बिल्कुल आसान सा डायग्राम है। वाटर सबसे पहले एंटर हुआ कहाँ पर, एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। अब ये एपिडर्मल सेल है, इस एपिडर्मल सेल में यहाँ पे मैंने शो कर रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये क्या बनाया हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा। बिल्कुल देख लो आप, दो सेल के बीच का कनेक्शन प्लाज्मोडेस्माटा। तो वाटर दो तरीके से अंदर जा रहा है। एक तो वाटर देखो ये सेल वॉल में है, ये जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, ध्यान से देखो, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दोनों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, यानी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में। और ये वाटर जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुँचा, कॉर्टेक्स के सेल में। कॉर्टेक्स के सेल में पहुँचते हुए ये कहाँ पहुँचा, एंडोडर्मिस के सेल में। उसी तरह से ये तो हो गया अपोप्लास्ट पाथवे जैसा हमने पढ़ा था। अब अगर वाटर एंटर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर प्लाज्मोडेस्माटा से कॉर्टेकल सेल के साइटोप्लाज्म में,
फिर उसी प्लाज्मोडेर्मेटा से एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में, और फिर यहाँ से पेरीसाइकिल के सेल के एंडोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, और फिर यहाँ से पेरीसाइकिल से सीधा वो कहाँ चला गया, जाइलम के अंदर। और जाइलम में जाने के बाद में एनसीईआरटी ने ये एक एरो ऊपर की तरफ शो किया, जिसका मतलब है कि अब वाटर जो है ऊपर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखो सिंपलेस्ट पाथवे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत हुई और ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक यानी पेरीसाइकिल तक सिम्प्लास्टिक पाथवे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो कंटिन्यूस चलता रहा। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पर, एंडोडर्मिस में अपोप्लास्टिक पाथवे को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एंडोडर्मिस के जो सेल्स है, उन एंडोडर्मिस के सेल्स के सेल वॉल में सुबेरिन नाम का एक जो सब्सटेंस है वो डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो सुबेरिन रहता है, ये सुबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर, यानी वाटर इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता। सुबेरिन के इस डिपोजिशन को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ये जो हमने यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप शो की है, ये कहाँ पे है, ये इसके सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है। अब वाटर कॉर्टिकल सेल के सेल वॉल में आया और अब पहुंचा एंडोडर्मिस में। अब एंडोडर्मिस में यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये यहाँ से एंटर कर जाएगा कहाँ पे, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर, एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में अब ये एंटर कर गया। यानी एंडोडर्मिस तक तो अपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों थे, लेकिन एंडोडर्मिस के बाद में जो अपोप्लास्टिक पाथवे है वो भी सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो गया एंडोडर्मल सेल में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अल्टीमेटली आपको अपोप्लास्ट को सिम्प्लास्ट में ही कन्वर्ट करना था, तो आपने अपोप्लास्ट पाथवे चूज ही क्यों किया? क्या कोई ऐसा फ़ायदा है अपोप्लास्ट का जो सिम्प्लास्ट में नहीं है? तो ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पर अब शुरू करते हैं। देखो अपोप्लास्टिक पाथवे की बात करूँ तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि इट इज़ द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स, यानी दो एडजेसेंट सेल्स, आसपास के सेल्स की जो सेल वॉल, अब यहाँ पूरा सिस्टम सेल वॉल्स का कंटिन्यूस सिस्टम बना है। एपिडर्मल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सभी का सेल वॉल कैसा है, कंटिन्यूस। तो पूरा कंटिन्यूस सेल वॉल का सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस, केवल एंडोडर्मिस के कैस्पेरियन स्ट्रिप के अलावा बाकी पूरी जगह पे अपोप्लास्टिक पाथवे प्रेजेंट होगा। किसके थ्रू जाता है ये? इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू और सेल वॉल के थ्रू। अब अपोप्लास्ट पाथवे का सबसे बड़ा फायदा क्या है वो ध्यान से सुनना। हमने ये चीज़ें लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके आउटर और इनर सरफेस तो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन उसका जो कोर पार्ट है वो रहता है हाइड्रोफोबिक। तो इतना इजीली वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर को साइटोप्लाज्म में पहुंचना बहुत स्लो प्रोसेस है, जबकि अपोप्लास्टिक पाथवे में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करना, सीधा सेल वॉल के थ्रू ही वो मूवमेंट कर रहा है। और सेल वॉल जो है कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक रहती है, वो किसी तरह का हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करती अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसलिए अपोप्लास्टिक पाथवे इज फास्टर। अपोप्लास्टिक पाथवे बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बिकॉज अपोप्लास्ट डज नॉट हिंडर वाटर मूवमेंट। हिंडर करना मतलब कि डिस्टर्ब करना, उसको रोकना, और वाटर का मूवमेंट जो होगा वो मास फ्लो के हिसाब से इसमें रहेगा, क्योंकि वो फटाफट पूरे मास में वो बहते हुए निकलेगा, बिकॉज उसको किसी तरह का हिंड्रेंस वहाँ पर नहीं मिल रहा। सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है। अब बिकॉज इसमें वाटर को सेल के अंदर एंटर करना है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, बहुत स्लो रहेगा। अब वाटर जो एक बार साइटोप्लाज्म में आने के बाद में, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इसको एड करता है या फिर हेल्प करता है सिम्प्लास्टिक पाथवे को। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म खुद जो है सेल के अंदर मूवमेंट शो करता रहता है। अब हमने पढ़ा है सेल्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनल्स है वो हल्का हल्का मूवमेंट शो करती है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब साइटोप्लाज्म भी हल्का हल्का मूव करेगा तो उसके साथ साथ वाटर भी हल्का हल्का मूव करता है और सिम्प्लास्टिक पाथवे को हेल्प करता है। लेकिन आप चाहे बात कर लो अपोप्लास्ट की या सिम्प्लास्ट की, दोनों ही केस में मूवमेंट एक पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू ही मूव करेगा, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल, उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज इट इज डिफ्यूजन। इट इज डिफ्यूजन, चाहे अपोप्लास्टिक पाथवे हो या सिम्प्लास्टिक पाथवे हो, दोनों ही डिफ्यूजन है, तो दोनों ही हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जाएगा। एक और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा फिगर दे रखा है, इसके थ्रू हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं।
यहाँ से शुरुआत करता हूँ। अपोप्लास्टिक पाथवे पहले समझूंगा मैं। ये देखो, ये सेल वॉल से मूव करता हुआ पहुंचा, ये वापस सेल वॉल के थ्रू ये इंटरसेलुलर स्पेस में आया, सेल वॉल, ये इंटरसेलुलर स्पेस, वापस सेल वॉल के थ्रू ये इंटरसेलुलर स्पेस, सेल वॉल, ये पहुंच गए कॉर्टेक्स के एंड में। अब जब मैं एंडोडर्मिस में पहुंचा तो एंडोडर्मिस में ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, दिस इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप अपोप्लास्टिक पाथवे को अलाउ नहीं करेगी और वाटर कहाँ चला गया, एंडोडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, यानी अब ये कन्वर्ट हो गया सिम्प्लास्टिक पाथवे में। सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात की तो वाटर पहले से ही एपिडर्मल रूट के थ्रू, ये देखो यहाँ पर ये जो है ना ये एपिडर्मल हेयर है, तो एपिडर्मल हेयर के थ्रू ये आ गया साइटोप्लाज्म में, फिर वापस साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से पूरा का पूरा इसने मूवमेंट किया और अल्टीमेटली पहुंच जाएगा। ये जो एलिमेंट्स दिखा रखे हैं दीज आर जाइलम एलिमेंट्स। ये पहुंच गया जाइलम में। अब जाइलम में आने के बाद में वाटर का वर्टिकल मूवमेंट होगा। अब सवाल ये आता है कि सर मेजर पाथवे कौन सा है, अपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? अगर हम लोग बात करें स्पीड की, हमें पता है अपोप्लास्ट इज अ बेटर पाथवे। तो अगर कंपेयर करना है मुझे इस चीज़ में तो आपको दो अलग अलग कंडीशंस में डेवलप करना है, इसको सीखना है, एक एंडोडर्मिस से पहले और एक एंडोडर्मिस के लेवल पे। तो देखो, अगर एंडोडर्मिस के बाहर की बात करें, यानी कि ये एंडोडर्मिस अगर यहाँ पर है, ये यहाँ से एंडोडर्मिस, तो इसके बाहर यानी ये कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस में अगर मैं बात करूँ तो जो मेजर पाथवे रहता है वो मेजर पाथवे रहता है कौन सा, अपोप्लास्टिक। क्यों रहता है? कॉर्टेक्स में, आपके सामने कॉर्टेक्स का डायग्राम है, इस कॉर्टेक्स के डायग्राम को देखो, आपको कितने सारे सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये यहाँ पर ये देख लो, ये बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसिस है जो हेल्प करेंगे अपोप्लास्टिक पाथवे को। क्यों? क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स लूजली पैक्ड है तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट रहेगी, इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज वाया अपोप्लास्ट। लेकिन अगर एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के अंदर की बात करें तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सुबेरिन का डिपोजिशन कैस्पेरिन स्ट्रिप्स में, जो कि वाटर के लिए इम्परवियस है, इसलिए जो है वाटर फ्लो केवल सिम्प्लास्ट के थ्रू ही हो सकता है एंडोडर्मिस के अंदर। अब एंडोडर्मिस में अपोप्लास्टिक पाथवे किस में कन्वर्ट हो गया, सिम्प्लास्टिक पाथवे, जैसा हमने डिस्कस किया था। और एट द एंड वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर पहुँच जाएगा जाइलम में। अब जाइलम में आने के बाद में अब ये उस जाइलम में जो जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है उन वेसल्स के थ्रू वो कहाँ जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, जाइलम वेसल्स के थ्रू या फिर ट्रैकिड्स के थ्रू। अब जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स डिपेंड करता है आप कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हो। अब सवाल ये आता है कि सर जो जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अपोप्लास्ट है या सिम्प्लास्ट है, ये सवाल है। अब देखो, जाइलम में जो 4 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, उसमें से वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू। और जाइलम वेसल्स में हमने बहुत अच्छे से प्लांट एनाटॉमी में डिस्कस किया है कि जाइलम वेसल्स आर डेड सेल्स, जाइलम वेसल्स आर डेड सेल्स। सो बिकॉज वो डेड सेल्स है तो ये मेजर पाथवे कौन सा हो गया, डेड पाथवे हो गया, इसलिए अपना आंसर होगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ अपोप्लास्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ अपोप्लास्ट। तो जाइलम में पहुंचने के बाद में वापस पाथवे कौन सा हो जाएगा, अपोप्लास्टिक पाथवे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइकोराइजा की। माइकोराइजा का यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, इसलिए एनसीईआरटी ने इसको यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया है। माइकोराइजा में अगर हम बात करें तो देखो, माइकोराइजा 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड है माइको, माइको वर्ड आपने सुना होगा किंगडम माइकोटा यानी फंगस, और राइजा वर्ड बना है रूट से, वर्ड सुना होगा आपने राइजोबियम, राइजोबियम वो बैक्टीरिया जो रूट के अंदर रहता है, ठीक है। तो राइजोबियम, राइजोइड्स, ये सारे जो वर्ड राइजो है वो रूट से एसोसिएटेड है, यानी कि इन शॉर्ट माइकोराइजा का मतलब हो गया एक एसोसिएशन फंगस और रूट के बीच में। हम लोगों ने सिम्बायोसिस पढ़ा था, सिम्बायोसिस का सबसे परफेक्ट एग्जांपल माइकोराइजा ही रहता है। सिम्बायोसिस के ऊपर भी जो इकोलॉजी, एंटायर इकोलॉजी यूनिट पे हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी की रिकैप्चुलेशन वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, उसके अलावा डिटेल्ड वीडियोस भी पोस्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल आप उन्हें देखें, आपको काफ़ी कंसेप्ट वहाँ पर समझने को मिलेंगे इसके बारे में। यहाँ पे मैं एक रूट का पिक्चर है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा 2 अलग अलग तरीके से, विदाउट माइकोराइजा एंड विद माइकोराइजा। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज विदाउट माइकोराइजा, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे विदाउट माइकोराइजा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज ओनली थ्रू रूट का सरफेस और रूट हेयर्स, तो यानी कि हमारा सरफेस एरिया केवल इतना सा है, ये बस। विथ माइकोराइजा, अब माइकोराइजा फंगस है और फंगस में हमें पता है कि इनमें बहुत सारे हाइफी प्रेजेंट है, माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं उनके पास में। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वाइट विद माइकोराइजा में, ये पूरा ये सब कुछ फंगल माइसीलियम है। अब ये फंगल माइसीलियम का इतना डेंस नेटवर्क है यहाँ पे कि जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा
बढ़ गया। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा रहता है। तो जो फंगल फिलामेंट्स है वो नेटवर्क बना देते हैं किसी यंग रूट के चारों तरफ, और यहाँ तक कि ये जो फिलामेंट्स है रूट सेल्स के अंदर तक जो है पहुँच जाते हैं। वो वाटर एब्जॉर्ब करके सीधा वाटर कहाँ लेके जाएंगे, रूट सेल्स के अंदर तक। अब हाइफी जिसका खुद का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, अब ये क्या करते हैं, मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल से बहुत सारे वॉल्यूम में। वो कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ अ वाइड नेटवर्क। और जो नॉर्मल रूट विदाउट माइकोराइजा ये काम इतना एफिशिएंटली या इतने लार्ज वॉल्यूम में नहीं कर पाता। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो मतलब फंगस को भी फायदा होगा और रूट्स को भी फायदा होना चाहिए। रूट्स को क्या फायदा है, प्लांट रूट्स को क्या फायदा है कि प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स मिल रहे हैं। बदले में फंगस को क्या मिल रहा है, तो फंगस को मिल रहा है शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी जो प्लांट्स के अंदर जो शुगर्स और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो जो है वो फंगाई को मिल रहा है। तो ये हो गया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ केसेस में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप शो कर रहा है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप मतलब हो गया कंप्लीट रिलेशनशिप। एक सिम्बायोसिस की जब बात करेंगे तो दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेट में ये होता है कि दो स्पीशीज एक दूसरे के बिना बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाती। पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर ऐसा ही रहता है कि जो पाइनस के सीड्स हैं, ये पाइनस के सीड्स बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जर्मिनेट करना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना वो पॉसिबल ही नहीं है उनका विदाउट माइकोराइजा। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने वाटर का मूवमेंट किया, कहाँ से, सॉइल से लेकर जाइलम तक। अब जाइलम के थ्रू हमें वाटर को प्लांट के हाईएस्ट पार्ट तक पहुँचाना है। अब वो कैसे पॉसिबल होगा वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखो इसके लिए बेसिकली हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशनल पुल। ये दो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू वाटर जो है ऊपर जाइलम से टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशनल पुल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रूट प्रेशर यहाँ डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपिरेशनल पुल डिस्कस करेंगे। तो रूट प्रेशर से शुरुआत करें अगर हम लोग, तो देखो सबसे सिंपल कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनना। ये सेम कंसेप्ट आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मैं एक तरफ लिया मैंने जाइलम और एक तरफ लिया सॉइल, या फिर आप इसको दो सेल्स ही कंपेयर कर लो, ठीक है, बिकॉज मैं इस रेफरेंस में पढ़ा रहा हूँ इसलिए जाइलम और सॉइल। बाकी ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी के अंदर भी जो मूवमेंट होता है वो कुछ इसी तरह से होता है, सोडियम और वाटर का। ध्यान से सुनना यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल से मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। सॉइल से मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत करोगे आप लोग। मिनरल्स का क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान से सुनो, जब मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया हमने तो मिनरल्स अब कहाँ पे पहुँचे, जाइलम में। अब यहाँ पर जब मिनरल्स का नंबर इंक्रीज होगा, मिनरल्स यानी कि सल्यूट हो गया एक तरह से, वो जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कंपेरेटिवली वाटर पोटेंशियल बाहर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वाटर भी अपने आप बाहर की तरफ अंदर मतलब जाइलम की तरफ मूव करेगा। मिनरल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाइलम में सॉइल के थ्रू, तो वाटर पोटेंशियल जाइलम में कम हो गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मिनरल्स। तो वाटर जो है पैसिवली मूव करेगा इनटू जाइलम फ्रॉम सॉइल। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस है। वो इसलिए हुआ बिकॉज मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होने की वजह से अंदर की तरफ वाटर पोटेंशियल कम हुआ और पीछे पीछे वाटर भी मूव कर गया। कंसेप्ट कुछ ऐसे समझना है कि एक सेल से दूसरे सेल में जब मिनरल्स मूव करते हैं तो उसके पीछे पीछे वाटर हमेशा मूव करेगा। तो हमेशा एक चीज़ याद कर लो सेंटेंस को कि वाटर विल ऑलवेज फॉलो आयंस। वाटर विल ऑलवेज फॉलो आयंस। आयनिक मूवमेंट होगा तो वाटर का भी मूवमेंट होगा ही होगा। तो वाटर मूव कर गया जाइलम के अंदर, ये जो हमने अब तक यहाँ पर चीज़ पढ़ी। अब जाइलम में जब कंटिन्यूसली प्रेशर से पानी आ रहा है पीछे से, इसका मतलब जाइलम में एक जो है पुश, जाइलम में एक पॉजिटिव प्रेशर पीछे से लग रहा है जिसकी वजह से जाइलम में जो है वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। पर ये रूट प्रेशर जो पुशअप कर रहा है वाटर को वो केवल बहुत कम हाइट तक ही कर पाएगा। अगर हम ये सोचें कि बहुत टॉल ट्रीज में वाटर केवल रूट प्रेशर के हेल्प से ऊपर तक पहुंच जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूट प्रेशर मैग्नीट्यूड में इतना ज़्यादा नहीं होता। पॉजिटिव प्रेशर क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज हम लोग इसको पुशिंग में कर रहे हैं।
पीछे से पुश आ रहा है तो ये पॉजिटिव प्रेशर है। नेगेटिव प्रेशर किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज़ का सक्शन करते हैं तो दैट इज नेगेटिव। ये पुशिंग है इसलिए ये पॉजिटिव प्रेशर है। इस पॉजिटिव को प्रेशर को हम कहते हैं रूट प्रेशर, और ये स्टेम में थोड़े लेवल तक जो वाटर का मूवमेंट करवा सकता है। अब हम प्रूव कैसे करें, ये डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें कि रूट प्रेशर सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ऐसा दिन सेलेक्ट करेंगे जब बाहर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। बारिश का कोई भी सीज़न आप चूज़ कर सकते हो। फिर आप एक सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट सेलेक्ट करो जिसका स्टेम काफ़ी सॉफ्ट हो। फिर किसी दिन सुबह जल्दी, अब सुबह जल्दी क्यों, इस पे भी मैं आऊँगा, आप इस पॉइंट पे भी कि सर सुबह जल्दी क्यों, क्या हमने इसको सुबह जल्दी में आप उस स्टेम को बेस के पास से, यानी आप समझ लो कि जैसे ये एक प्लांट है और इसका स्टेम इस सॉइल में इस तरह से ग्रोथ है हो रखा है, तो आप यहाँ से इसको बेस पे ऐसे हल्के से कट करो। तो जब आप कट करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जिस बेस से आपने उसको काटा है उस बेस से आपको वाटर ऊज आउट होता हुआ दिखेगा। बेस से क्यों कट किया? क्योंकि हमने कहा रूट प्रेशर बहुत कम हाइट तक ही वाटर को पहुंचा सकता है। ऊपर से कट करोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि रूट प्रेशर इतना हाइट तक इसको नहीं लेकर जा सकता है। इसलिए बेस से जब आप इसको कट करोगे तो वाटर धीरे धीरे ऊज आउट होता रहता है, जो प्रूव करता है इस बात को कि यस रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन स्टेम से धीरे धीरे बाहर आते आपको दिखेंगे। अब अगर मैं इस स्टेम के ऊपर अगर एक रबर स्लीव लगा दूं, कुछ इस तरह से एक रबर की ट्यूब मैंने लगा दी, तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट भी कर सकता हूँ कि किस रेट पे ये वाटर यूज आउट हो रहा है, और जो वाटर आपने कलेक्ट किया, जो एक्सुडेट बाहर निकला, उस एक्सुडेट का एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम लोग रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब रूट प्रेशर सच में एग्जिस्ट करता है उसको एक नेचुरल फिनोमेनन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उस नेचुरल फिनोमेनन का नाम है गटेशन। आपने इस तरह के सीन्स बहुत बार देखे होंगे। आप जब बहुत अर्ली मॉर्निंग में या रात के टाइम में जब घास के ऊपर घूमते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ नमी रहती है हमेशा। बहुत करीब से देखने पे आपको जो ग्रास का ब्लेड है उस ब्लेड के टिप पर आपको इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी, जिसको आप ड्यू कहते हो। तो ये रूट प्रेशर की वजह से ही होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। अब रूट प्रेशर मोस्टली आपको देखने को मिलता है रात में और अर्ली मॉर्निंग में। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वो टाइम है जब सनलाइट सबसे कम रहती है, ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एवोपरेशन बहुत कम होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, दोपहर का टाइम में अगर आप रूट प्रेशर है भी, ठीक है, दोपहर को टाइम में रूट प्रेशर है, आप उसको देखना चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि वाटर एवोपरेट कर जाता है, ठीक है। उस एवोपरेट होने की वजह से गटेशन आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपको केवल रात को या अर्ली मॉर्निंग में ही देखने को मिलता है। क्या होता है गटेशन, जो एक्सेस वाटर जो होता है रूट प्रेशर की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और अब जो एक्सेस वाटर है उस एक्सेस वाटर को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये जो पार्ट है यहाँ पर कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती है। इन स्पेशल ओपनिंग्स के थ्रू इस वाटर को यहाँ से बाहर निकाला जाता है इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ग्रासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बहुत सारे हर्बेशियस पार्ट्स में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो जो इस तरह से लिक्विड फेज में जो वाटर लॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं गटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड गटेशन, ध्यान रखना, ठीक है, इसे हम कहते हैं गटेशन। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या रूट प्रेशर इनफ है वाटर को टॉल ट्रीज के टॉप पर लेके जाने के लिए, ठीक है। अब बहुत लंबे लंबे पेड़ रहते हैं तो क्या उसके टॉप तक रूट प्रेशर उस वाटर को ले जा सकता है क्या? तो हमारा सीधा आंसर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। रूट प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्लाइट पुश दे सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। वाटर का मूवमेंट टॉल ट्रीज में रूट प्रेशर के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता। रूट प्रेशर का जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि जब जाइलम में एक बहुत लंबा जाइलम है ना टॉल प्लांट का, तो इसके अंदर पूरा वाटर कॉलम बना है, ठीक है। तो कई बार अगर समझो वाटर कॉलम ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो उस हल्के से पुश की वजह से वो वाटर कॉलम ज़रूर कंटिन्यूस हो सकता है, वापस से वो बन सकता है, उस चेन को रिस्टोर कर सकता है। बाकी उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्लियर आंसर क्या है कि नो, रूट प्रेशर इज़ नॉट सफिशिएंट कि टॉल ट्रीज के टॉप तक आप वाटर को लेकर जा सको। यानी जो मेन जो हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा इन हाइट में वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया है।
अगर आप इसको आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसको बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से उस चीज़ों को पूरा हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अब बस जाकर अच्छे से एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।